पैशन भी फॉलो करती हूँ, स्टडीज भी करती हूँ, हर चीज में आगे रहती हूँ। इवन मेरा एनुअल कॉलेज के एनुअल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था। आ नहीं सकती, मुझे बाहर जाना, मुझे ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। मुश्किलों में सब में आप यूनिवर्सिटी लेवल तक शायद टेबल टेनिस ही ना खेले हो। कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो क्यूरेबल नहीं है। Like, मेरा अपीयरेंस मतलब ऐसे स्पॉट्स वगैरह थे ना, तो सबको एक क्यूरियोसिटी रहती थी। क्या व्हाट इंस्पायर्ड यू कि नहीं मुझे ये करना ही। एक सोशल टैबू भी रहता है कि नहीं। तो ये इतनी सारी हिम्मत इस सब टॉप 5 में सिलेक्ट हो गए थे, तो हमको ऑल इंडिया लेवल पे खेलना था। यू बिकेम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। शुरू से मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो सिर्फ मेडिसिन से कुछ नहीं होता। क्योंकि 19 साल की तब मुझे फिर लंग इन्वॉल्व स्टार्ट हो गया था। मतलब नमस्कार एंड वेलकम। देखो, इसमें रेनॉल्ड्स भी आएगा, लंग इन्वॉल्व होंगे तो लंग्स के भी डिसीज आएंगे, हार्ट इन्वॉल्व होगा तो हार्ट की। हो सकता है आपका ये एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जिसे उम्मीद की सख्त जरूरत हो। अगर डायग्नोस हुआ भी ना अभी, तो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि हमको डॉक्टर के पास जाना है या रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑडियो वॉइसेस विद संगीता, जहां हम ऐसे रियल लाइफ हीरोज से बात करते हैं जो अपने चैलेंजेस के बावजूद दुनिया में मिसाल कायम कर रहे हैं। आज की हमारी गेस्ट भी ऐसी ही एक इंस्पायरिंग वॉरियर है जो केवल 13 साल की उम्र में एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑटो इम्यून डिजीज स्क्लेरोडर्मा का सामना कर रही हैं। वो दर्द, लंग इन्फेक्शन, सोशल स्टिग्मा एंड पॉसिबल लंग ट्रांसप्लांट को फेस करने के बावजूद अपने सपने देखना नहीं छोड़ती है। उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की और आज वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। आज भी ऑक्सीजन के सपोर्ट से वो एक पर्पसफुल लाइफ लीड कर रही हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर हीना रामटेके से। वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर हीना। हीना, मैं सबसे पहले उस 13 साल की लड़की के बारे में जानना चाहूंगी। क्या लाइफ थी उसकी डायग्नोसिस के पहले, और जब डायग्नोसिस हुआ तो क्या सिम्टम्स से थे जिसकी वजह से वो डायग्नोसिस हुआ, और लाइफ क्या चेंज हो गई उसके बाद? मैम, नॉर्मल 13 साल की लड़की जो 7th स्टैंडर्ड में स्कूल जाती है, खेलना, पढ़ाई करना, खेलना बहुत पसंद था। लाइक मुझे जो स्पोर्ट्स है, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा खिलाते थे। टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो खो, कबड्डी। और हमारा एक नेचर क्लब, एक ग्रुप न्यू एक्टिविटी थी स्कूल में, जहाँ पे एनवायरमेंट रिलेटेड बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, इनकी इंफॉर्मेशन सर हमको देते थे। तो वो बहुत न्यू सब्जेक्ट लगते था, इंटरेस्ट बहुत आता था। तो यही चलता था रूटीन कि जाओ, मजा आता है देखने में, खेलने में, न्यू न्यू चीजें। पेंटिंग का मुझे बहुत शौक था शुरू से। स्कूल में वो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, न्यू न्यू पेंटिंग्स रहती थी। लाइक टी शर्ट पे पेंट करना, फेस पे पेंट करना, इसको फेस पेंटिंग बोलते हैं। जैसे एनिमल्स, टाइगर, लायन, बर्ड्स, इनके फेस इनके फेस की जैसे पेंटिंग करना फेस पे। तो ये सब बहुत न्यू चीजें थी, और ये सब करने में मजा भी बहुत आता था। तो क्या मतलब सिम्टम्स आए जिसकी वजह से ये डायग्नोसिस हुआ? मोस्टली विंटर में, कि जैसे ठंडी बहुत रहती है ना विंटर में, तो उस टाइम क्या हुआ, जो अपनी उंगलियां रहती फिंगर्स, तो वो अचानक से ब्लू पड़ जाती। तो पहले तो कुछ नॉलेज रहता नहीं था, तो ऐसे ही होने लगा। घर पेरेंट्स को पता चला कि ऐसे होना तो आम बात तो नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी।
तो ऐसे ही हम हमारे होम टाउन में फिजिशियन के पास गए। तो उन्होंने बताया कि टेस्ट उन्होंने परफॉर्म की। फिर उन्होंने बताया कि आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जो जो पेडियाट्रिशियंस होते हैं, बाल चिकित्सक जो बोलते हैं, उनके पास जाए। तो उनके पास जाने के बाद देन डायग्नोज हुआ कि मुझे से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ओके डॉक्टर हिना, आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि ये बिकॉज बहुत लोगों को ये डिजीज के बारे में मालूम नहीं है, तो क्या आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि ये डिजीज है क्या एग्जैक्टली? बेसिकली स्क्लेरोडर्मा है। इसमें ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो अपनी जो हेल्दी टिश्यूज होती है अपने बॉडी की, वो हेल्दी टिश्यू को, जो अपनी इम्यून सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं कि रोग प्रतिकार क्षमता है, वैदिक क्षमता, तो उस हेल्दी टिश्यू पे ही वो अटैक करती है, खुद की बॉडी की हेल्दी टिश्यू। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो अपनी इम्यून सिस्टम है, जो नॉर्मल तरीके से चलने के बजाय वो हाइपर एक्टिव होती है, हेल्दी टिश्यू को टारगेट करती है, हेल्दी टिश्यू को मारती है, हाइपर एक्टिव करती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में। बेसिकली स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है कि जो अपनी स्किन है वो हार्ड हो जाती है, लाइक एक्सटर्नल भी हार्ड होती है, इंटरनल भी हार्ड होती है। तो इसमें भी टाइप्स होते हैं कि स्क्लेरोडर्मा, किसी किसी को स्क्लेरोडर्मा में सिर्फ एक्सटर्नल स्किन हार्डनिंग होती है, और किसी किसी में इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, लाइक अपने वाइटल्स, किसी में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, किसी में हार्ट इन्वॉल्व होता है, किसी में जीआईटी ट्रैक और किडनी, ये सब भी इन्वॉल्व है। ये जो आपकी डॉक्टर हिना, जो आपकी ये ब्लू पड़ी थी उंगलियां, इसको रेमंड्स फेनोमेनन भी बोलते हैं ना कुछ? रेनॉल्ड्स फिनोमेनॉन बोलते हैं और रेनॉल्ड डिसीज भी बोलते हैं। ये जो स्क्लेरोडर्मा में जो उंगलियां नीली पड़ती है ना, तो इसमें ये सिम्टम्स की तरफ पे आता है कि रेनॉल्ड्स फिनोमेनॉन। अगर इसको रेनॉल्ड्स अलग से, रेनॉल्ड्स फेनोमेना। हाँ, 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 रेनॉल्ड्स, मुझे कुछ थोड़ा याद था। बकायदा रेनॉल्ड डिसीज भी होता है कि किसी किसी को जो अपना ब्लड सप्लाई जो है बॉडी का, वो हैम्पर हो जाता है। जैसे मेरा ये हाथ मान लो, तो अगर मुझे रेनॉल्ड्स हुआ, तो वो मेरा जो ब्लड फ्लो है वो टिप्स तक नहीं आएगा, मतलब यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है। हम्म। इस वजह से लो ऑक्सीजन की वजह से यहाँ की मेरी फिंगर्स जो होंगी वो ब्लू कलर में हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो बॉडी का ब्लड जो है वो यहाँ तक आ ही नहीं है। तो ये जो आपको हुआ ब्लू फिंगर्स, वो स्क्लेरोडर्मा की वजह से हुआ, रेनॉल्ड फेनोमेना से नहीं हुआ? जो स्केलोडर्मा जो है, स्केलोडर्मा में भी वही आता है, उसमें भी ऐसे सेम ही ही है, होता? सेम ही है सेम वो? ही है। हाँ, ओके ओके। स्केलोडर्मा बिकॉज ऐसा है कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व है ना, तो इसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। अगर आप ये रेनॉल्ड्स देखो, इसमें रेनॉल्ड्स भी आएगा, लंग इन्वॉल्व होंगे तो लंग्स की भी डिसीज आएंगे, हार्ट इन्वॉल्व होगा तो हार्ट की भी डिसीज है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिंगल स्केलोडर्मा, स्केलोडर्मा विथ आपको ऐसी प्रॉब्लम आती जाए। तो जैसे जैसे ये आपका इशू प्रोग्रेस हुआ, तो आपको अपनी डेली लाइफ में क्या चेंजेस करने पड़े, मतलब क्या फेस करना पड़ा? हम शुरुआत में तो, जो स्क्लेरोडर्मा है ना, तो शुरुआत से प्रोग्रेस नहीं होता, टाइम लगता है, पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। मेरे केस में ऐसा हुआ कि फर्स्ट मुझे सिम्टम्स, एक साल तक कोई सिम्टम्स नहीं थे। शुरुआत मेरी स्किन से स्टार्ट हुई, स्किन टाइटनिंग हुआ। तो पहले तो खुद अपन चेक नहीं करते ना कि स्किन हार्डनिंग हो रही है, खुद को तो नहीं पता चलता इतना जल्दी, जब तक वो एक्सेसिव लेवल पे नहीं हो जाता। फिर मुझे स्कूल के टाइम पे, जब मैं 14-15 साल की हूँ, तब मुझे ना वाइट पैचेस आना स्टार्ट हो गया था। जो अपनी हेयरलाइन स्टार्ट होती है ना यहाँ से, यहाँ पे हम्म। छोटा सा स्टार्ट हो गया था। तो तब लाइक कि वाइट पैच आना अच्छी बात नहीं होती, हम्म। एक सोशल टैबू भी रहता है कि नहीं, वाइट पैचेस होना अच्छी बात नहीं रहता।
आ देते हैं जनरल को। तो उसी से स्टार्ट हुआ। फिर वो प्रोग्रेस होते होते वाइट पैचेस मुझे बढ़ गए क्योंकि स्किन टाइटनिंग की वजह से। देन उसके बाद मुझे 2-3 साल के बाद, जब मैं 18 साल की हुई, 19 साल की, तब मुझे फिर लंग इन्वॉल्व स्टार्ट हो गया था। मतलब डायरेक्ट लंग इन्वॉल्व नहीं हुआ, देन खांसी हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ब्रोंकल इन्फेक्शन हो जाना। फिर वो थोड़ा थोड़ा कर करके फिर मेरी ब्रेथलेसनेस फिर बढ़ने लगी जब मैं कॉलेज में एंटर हुई। तो सब धीरे 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 करके प्रोग्रेशन हो। तो उस टाइम आपने मतलब क्या ट्रीटमेंट चल रही थी? आपकी कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही थी? व्हाट ट्रीटमेंट वर यू टेकिंग? मैंने जो बताया कि आपकी पैचेस के बारे में, पैचेस में तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट प्रेफर करी। उसके बाद आ, साथ के साथ में जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वही मुझे ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो उनके पास ही चली ट्रीटमेंट। जो फिर मेरे पेडियाट्रिशियन थे जिनके पास मैं ट्रीटमेंट कर रही थी, उनकी भी ट्रीटमेंट चली। लाइक इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन थे। देन रिलैक्स के लिए आपने ये लो ब्लड प्रेशर करने वाली सीसीडीज आती है ग्रुप्स की, इम्यूनोसप्रेशन, स्टेरॉइड्स ऑइंटमेंट्स, सब यही ट्रीटमेंट चलती है। इतनी सारी तकलीफों के बावजूद आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और आपने यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन, यू बिकेम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो ये इतनी सारी हिम्मत इस सब के बावजूद कहाँ से आई आप में डॉक्टर हिना? क्या व्हाट इंस्पायर्ड यू कि नहीं मुझे ये करना ही है? शुरू से मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। सबका रहता है ना स्कूल में एक माइंड सेट कि अभी मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो मुझे लोगों के लिए सर्व करना है। कि वो बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल एक्सपेंस। तो जो रूरल एरियाज है वहां पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट देना, जो नहीं एक्सपेंस प्रोवाइड कर सकते। इतने उनके बेसिस पर इतना तो दे ही सकते हो उनको। So, वो आपका सपना kept pulling you towards that और आपने अपनी एजुकेशन पूरी की, आप डॉक्टर भी बने। फिर आप लेकिन that studies itself to become a doctor ये बहुत टफ होता है एंड मेडिकल कॉलेज में पढ़ना कोई बहुत आसान चीज तो नहीं है। तो आपने क्या फेस किया? क्या आपके जो के साथ पढ़ रहे थे, क्या दे वर कोऑपरेटिव विथ यू? आपको हमेशा मतलब कंफर्टेबल फील कराते थे बिकॉज यू हैड सो मेनी इश्यूज? तो कैसे आपने उसको फेस किया? जब तक मैं स्कूल में, जो मेरे फ्रेंड्स है जिन्होंने मेरी जर्नी देखी थी, तो उनको ऑलरेडी पता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं। देन मैं कॉलेज ज्वाइन, मेरा न्यू न्यू कॉलेज ज्वाइन हुआ। देन आई थॉट कि अब मैं कैसे मैनेज करूँ कि यहाँ पे कोई मुझे पहचानते भी नहीं, और किसी ने पूछ लिया, मैं अपनी इतनी जर्नी तो नहीं बता सकती ना सबको कि मुझे क्या हुआ, और सबको समझ में आए ये भी बात नहीं है कि सबको बता सके। एक तो मैं कॉलेज में ज्वाइन, मैं मुझे लेट हुआ ज्वाइन करने में। सब लोगों के ऑलरेडी फ्रेंड्स बन चुके थे। कॉलेज में सिस्टम कैसा होता ना मैम, ग्रुपिज्म जल्दी हो जाता। अगर आप जल्दी पहचान नहीं कराओ और ग्रुप्स नहीं बने तब तक अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि ऑलरेडी सबके ग्रुप्स बन जाते हैं जल्दी जल्दी। तो वो थोड़ा तो मुश्किल था क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज्यादा नहीं बात कर पाई थी सब लोगों से। एक या दो ही मेरे फ्रेंड्स बने थे फर्स्ट ईयर में जिनके साथ बैठती थी। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, जिसमें मैंने ज्वाइनिंग किया उसके 1 वीक के अंदर ही जिसके साथ में बैठती थी या टेबल शेयर करती थी ना, लाइक उनके भी ऐसे रिएक्शन थे कि मेरा अपियरेंस, मतलब ऐसे स्पॉट्स वगैरह थे ना, तो सबको एक क्यूरियोसिटी रहती कि वाइट पैचेस है तो दीज आर स्प्रेडेबल और नॉट, कंटेजियस और नॉट। तो मुझे सवाल पूछते थे कि स्प्रेडेबल है क्या, कंटेजियस है क्या। तो थोड़ा लगता है, थोड़ा हार्ड होता है कि आप सभी लोग इधर एक
गुड प्रोफेशन के लिए गुड प्रोफेशन है आपका, एज ए मेडिकल बैकग्राउंड डॉक्टर बनने के लिए आ रहे हो, और आप शुरू से ऐसे क्वेश्चंस करते हो, आपके पास पेशेंट आएंगे तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे? सही बात बोली। तो तो थोड़ा थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। सो फेस तो हम्म, किया है मैंने पूरा कॉलेज खत्म होने तक, बट स्टिल मैंने अपनी थोड़ी वहां पे इमेज सेट की थी। देन जिनको जिनको लगता था कि नहीं कुछ तो बात है, फिर वो भी आते थे पास में पूछने के लिए। ये सब फेस करने के बावजूद आप यू इवन प्ले टेबल टेनिस इतने सब मुश्किलों में सब में आप यूनिवर्सिटी लेवल तक शायद टेबल टेनिस ही ना खेले हो एंड जीते भी हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, सब शेयर कीजिए। स्कूल से टेबल टेनिस खेलती थी, और कॉलेज में ऐसा हुआ कि मुझे पता चला टेबल टेनिस खेलते हैं, क्योंकि हर कॉलेज में ना टेबल टेनिस होता नहीं, क्योंकि जो टेबल होता है वो हर कॉलेज रखते नहीं, क्योंकि मतलब स्टूडेंट खेलते ही नहीं ज्यादा थे। तो मैं 2 बार गई थी यूनिवर्सिटी लेवल खेलने के लिए, पर फर्स्ट टाइम मेरा नया था, तो मुझे उतना समझ में भी नहीं आया कैसे खेलना। फाइनल ईयर में मुझे और एक चांस मिला, देन फाइनल ईयर में मैंने कंप्लीट किया, तो मैं वहां पे टॉप 5 में सिलेक्ट हो गए थे, तो हमको ऑल इंडिया लेवल पे खेलना था। तो ऑल इंडिया लेवल पे मैं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे फाइनल ईयर की जो फाइनल एग्जाम थी, जो यूटी यूनिवर्सिटी लेवल लेते हैं ग्रेजुएशन की फाइनल एग्जाम, तो वो सिर्फ उसको सिर्फ 30 डेज बचे थे, तो मुझे यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। हेल्थ इशू भी था, और हमारे कोच भी सर का कंसर्न था कि बिना रहने दो और कितना भी लो। उस टाइम आपको इतनी तकलीफ नहीं थी लंग्स में, तो इसलिए खेल भी पा रही थी। था, बट उतना नहीं था। उतना नहीं था। जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे तो क्या मुश्किल फेस करनी पड़ी, बिकॉज आपको तकलीफ तो थी और आप पेशेंट्स को भी देख रहे थे, तो टाइमिंग्स तो बहुत टफ रहते हैं उसमें। तो किस तरीके से आपने मैनेज किया आपके ब्रेथलेसनेस के साथ, और हाउ डिड यू मैनेज दैट? बाहर लोगों ने मुझे कितना भी जज किया हो, बट एज मेरे जो प्रोफेसर्स थे या जो मेरे कलीग्स थे या हॉस्पिटल स्टाफ था, कहीं कहीं का भी हो, गवर्नमेंट प्राइवेट्स, उन्होंने मुझे कभी जज नहीं किया, और उन्होंने मुझे ऐसा सपोर्ट बहुत दिया, गाइडेंस दिया। उन्होंने कभी मुझ पे ऐसे काम लाके थोपे नहीं कि तुम ये सब करो 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 ऐसे। सब लोग साथ में करते थे, तो मुझे उतना कुछ लगा ही नहीं कि हम सब कर रहे हैं। सब लोग ने ऐसे डिवाइड कर रखा था काम, हम्म, तो उतना लोड मुझे आया नहीं। हम सब लोग अच्छे से मैनेज करते थे, बट स्टिल हमारी प्रॉब्लम है, विटलेसनेस है, तो वो तो होता ही था। बट एक था कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही इग्नोर कर दिया मेरे प्रॉब्लम्स को, तो उसकी वजह से थोड़ा हो गया मुझे। तो ये बट कौन फिर सी ये भी रिटर्न ये कौन सी ईयर की बात है जब आपने इंटर्नशिप वगैरह करी? इंटर्नशिप मेरी 14, सॉरी 24 और 25, अप्रैल 25 में खत्म हुई पूरी इंटर्नशिप। तो आपका ग्रेजुएशन हो चुका है ना, या आपका कॉन्वोकेशन वगैरह सब हो चुका है? तो सो कैसे फील हुआ जब आप व्हेन यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके ब्रदर, सबको कैसे फील हुआ कि यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री इन मेडिसिन? मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं शुरू से वेट करती थी, जब फाइनल ईयर में थी ना, कि कब फाइनल ईयर खत्म हो रहा है, कब फाइनल ईयर खत्म हो रहा है। मुझे अभी डॉक्टर बनूंगी और मेरा अभी यहाँ से छुटकारा मिलेगा कॉलेज से, जल्दी जल्दी भाग के घर जाना है। इससे ज्यादा जो मेरे टीचर्स थे, जो कोच थे, उनको सबसे ज्यादा खुशी हुई, लाइक देखो मेरी मेरी स्टूडेंट ने करके दिखाया, इतने को इतनी प्रॉब्लम थी तभी भी ने सब कुछ कर दिया। सो वो वर्ड्स मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते थे, कि सबको पता था कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, लिटरली। ये कोई ये कोई मेरे पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, वो तो मेरे करा ही फ्रेंड्स हो। जो है, मेरे क्लासमेट्स, मेरे जो कोई अच्छे कलीग फ्रेंड्स, लिटरली वो भी मुझे ऐसे एडमायर करती थी कि नहीं, यू आर इंस्पिरेशन। मैं उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ, You कुछ भी are an बोलो, बट inspiration, no doubt about it. कि हम
नॉर्मल होके भी इतना कुछ नहीं करते, पर तुम सब कुछ कर लेती हो। लाइक यू पेंटिंग भी करती हो, मतलब मैं फैशन भी फॉलो करती हूँ, स्टडीज भी करती हूँ, हर चीज में आगे रहती हूँ। इवन मेरा एनुअल कॉलेज के एनुअल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था। दैट्स सब में वंडरफुल। बात बताओ मुझे डॉक्टर हिना कि नाउ यू नो एग्जैक्टली ये क्या तकलीफ है इसके, बिकॉज समटाइम्स क्या है कि हमको नॉलेज नहीं होती है, वो ज्यादा अच्छा होता है। हम लोग एज ले पर्सन हमको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है चीजों की, लेकिन आप एक डॉक्टर है, सो यू नो ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड यू नो कि क्या हो सकता है। तो हाउ डज दैट अफेक्ट यू नाउ, बिकॉज आपको पूरी नॉलेज है एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर के ये क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो does that cause fear or does it give you more confidence to face the situation? मैम अगर अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, बाकी मुझे पता नहीं, बट अकॉर्डिंग टू एलोपैथी की जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो क्यूरेबल नहीं है, राइट? उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो रहा सवाल स्क्लेरोडर्मा का था, पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, और पेशेंट को खुद एब्जॉर्ब मतलब ऑब्जर्व करना पड़ता है कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस है और वो कैसे मैनेज कर सकता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। अगर लेके चलो कि मुझे क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब मुझ पे डिपेंड। जितनी जितनी जरूरत मेडिकेशन की है, उतनी जरूरत सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, मेडिकेशंस, देन रिहैब, फिजियोथेरेपी, डाइट, सबकी जरूरत है। विदाउट सिर्फ मेडिसिन से कुछ नहीं होता। नहीं होता। और मेंटल, आपका मेंटल मेकअप क्या है, ये बहुत फर्क, ये बहुत मायने रखता है। आप मेडिटेशन करते हो? डू यू मेडिटेट? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत करती हो। डॉक्टर हिना, आपने बताया था कि आपको शायद लंग ट्रांसप्लांट एडवाइस की थी, तो अभी भी आपको लंग ट्रांसप्लांट करने को बोला है कि नाउ इट इज बीन क्रॉस्ड ऑफ? एडवाइस तो मुझे अभी की, 3 महीने पहले, क्योंकि मेरी जो लंग की कैपेसिटी है ना, सीवियर सीवियर रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। जो मेरी लंग का जो फोर्स वॉल्यूम कैपेसिटी है, जो 80 to 100% होता है, वो मेरा सिर्फ 11% ही है। तो मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर मैं 5 या 10 स्टेप्स भी चल लूँ विदाउट मतलब ऑक्सीजन, और विदाउट विदाउट ऑक्सीजन अगर मैं चल पाऊँ, मैं नहीं चल पाती, मुझे सीवियर ब्रीथलेसनेस होता है और हार्ट बीट बढ़ जाती है एकदम से। तो मैं विदाउट ऑक्सीजन थेरेपी कहीं जा नहीं सकती। मुझे बाहर जाना हो, मुझे ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। कुछ भी काम करना, मुझे अपने हेयर्स कोम कराने हो, इवन ब्रश करना हो, तो वो भी नहीं होता, क्योंकि सडन ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है। हम्म। की वजह से ऑक्सीजन थेरेपी अभी चल रही और तो ट्रांसप्लांट का क्या चांसेस है आपके? है। ट्रांसप्लांट तो अभी कुछ हमने एक्शन ली नहीं है, क्योंकि ना मैम ऐसा है कि आज तक ना इंडिया में स्क्लेरोडर्मा पेशेंट पे हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं। इंडिया में तो नहीं हुआ। लंग ट्रांसप्लांट नहीं हुआ? स्क्लेरोडर्मा पेशेंट पे नहीं हुआ। ओके। इंडिया तो में नहीं हुआ इंडिया में नहीं? स्क्लेरोडर्मा पेशेंट। हाँ अच्छा, बाहर देश में हुआ है? हाँ हाँ, हुआ। ओके। सो अभी आपने वो डिसीजन नहीं लिया है कि करना है करके? नहीं लिया है। क्योंकि मैम उसका प्रोसीजर बहुत ही लंबा आता है, और मेरा वेट भी बहुत कम है उसके हिसाब से, हाँ। क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना तो बहुत सी प्रॉब्लम आती है। तो ये आपका ये वेट जो है शुरू से कम ही था कि अभी ये कुछ टाइम से कम इतना हो गया है? अ, जब मेरा डिसऑर्डर का प्रोग्रेशन हुआ था, उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा कम होता था, पर अभी जब से मुझे ऑक्सीजन थेरेपी लगी है,
जो मेरा हेल्थ डाउन हो गई ना, तब से मेरा वेट और ज्यादा 3 या 4 kg घट गया। जब हम्म पहले तो था ही कम, कांस्टेंट था, 35 था, फिर उसके बाद 32 हो गया, वहीं पे कांस्टेंट था। पर अभी जो एकदम से हेल्थ डाउन हो गई ना, तब से फिर और कम हो गया, थ्री हम्म। केजी और घट गया। तो अभी कितना है? अभी 26, 27 27। केजीज, 27 केजीज। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, यू आर सो पॉजिटिव डिस्पाइट ऑल दिस। आप इतने पॉजिटिव हो, और आपको somebody who's facing this kind of a challenge or similar kind of a challenge, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनसे? क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई न्यूली डायग्नोज हुआ है, उनको मेरी एक ही सलाह है कि प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से इंक्वायरी करो, एक डॉक्टर पे डिपेंड्स मत रहो। अगर आपको डाउट है तो आप सेकंड थर्ड ओपिनियन लीजिए। आपको भरोसा भी है डॉक्टर पे, तभी भी आप सेकंड ओपिनियन लीजिए और फिर अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। मैम होता क्या है कि स्क्लेरोडर्मा पेशेंट में ना डायग्नोज ही नहीं हो पाता। अगर डायग्नोज हुआ भी ना अर्ली, तो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि हमको डर्मेट के पास जाना है या रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। आधे आधे के चक्कर में क्या होता है, स्क्लेरोडर्मा डर्मा आता है तो सबको लगता है स्किन में आता है, पर स्किन में नहीं आता, रूमेटोलॉजी में आता है प्रॉपर। रूमेटोलॉजी में तो आता है? हाँ, तो इनको रूमेटोलॉजी रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जिसको ये डायग्नोसिस हुआ है। नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शुरुआत में यही मिसकंसेप्शन होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैंने ट्रीटमेंट पहले भी डरमेट के पास, देन हमें पता चला बहुत सालों के बाद कि प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होती है वो रूमेट के पास से ही होती है, कि प्रॉपर जो डिसऑर्डर है ना वो रूमेटोलॉजी में। हम्म। तो यही अवेयरनेस लोगों में फैलानी है कि अगर आपको स्क्लेरोडर्मा है तो आप एक बात जान लीजिए कि अपना जो डिसऑर्डर है वो पहले तो किसके समझ पास? लीजिए। हाँ, हम्म। समझ लीजिए कि प्रॉपर है क्या। अगर आपको डॉक्टर नहीं समझा पा रहे, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, आप किताबों से पढ़ लीजिए या इंटरनेट से पढ़ लीजिए, बहुत वेराइटीज है पढ़ने के लिए। आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले लीजिए और हम्म। डॉक्टर ऐसा ढूंढिए कि आपको प्रॉपर से काउंसलिंग कर पाए, हम्म। आपको समझा पाए कि आपका डिसऑर्डर एग्जैक्टली है क्या, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है और क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम्म। आपको हो गया है तो इसके आगे बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ऐसा नहीं है, कि पेशेंट को बताना भी चाहिए कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, कि वैसे माइंड प्रिपेयर रहता है ना फिर अपना, कि नहीं हम ये चीज अवॉइड भी कर सकते हैं। और जिनकी हालत लाइक मेरी कंडीशन पे आई है, उनको ज्यादा पैनिक नहीं करना। जो मेडिकेशंस चल रही है वो मेडिकेशंस आप प्रॉपर डॉक्टर के हिसाब से रोज लेते रहिए, विदाउट स्किप एनी मेडिकेशन। देन आप पल्मोनरी रिहैब करिए, लाइक एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत डाइट पे ध्यान दीजिए। ये सब चीजें करना बहुत जरूरी। मेडिकेशन सिर्फ 25% ही काम करे। हम्म। अगर आपको, मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे चीज में आप पैनिक मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मैं आपको मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारा भी नम इन्वॉल्व है ना, तो हमें हर चीज में ना ब्रीथलेसनेस बहुत जल्दी हो जाती है। अगर हम 2 भी स्टेप चले या कुछ मुझे थोड़ा सा भी काम करना, तो ब्रीथलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या करें कि अगर आपको चलना है 5 स्टेप, तो आप 2 ही स्टेप चलो, बीच में रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, फिर 2 स्टेप आगे चलो। कोई भी चीज करनी है तो थोड़े 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 इंटरवल के बाद करिए, पूरा काम एक बात में मत कीजिए और पैनिक मत करो। अगर पैनिक हो गए तो फिर आपका ब्रीथलेसनेस कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता है।
करेक्ट. मैंने योर मैंने ये मेंटल खुद स्टेट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. पॉजिटिव चीजें पढ़ो, पॉजिटिव चीजें देखो, पॉजिटिव सोचो, मेडिटेशन करो हिना, meditation karo, it helps a lot, it brings a lot, it helps a lot. आज खुश रहो, जितना खुश रहोगे उतनी ज्यादा बॉडी जल्दी रिकवर करती है। डॉक्टर हिना, हमने आज आपसे बहुत कुछ सीखा और समझा है, और सही माने में आप बहुत ही ब्रेव हो. आई मस्ट से दैट. एंड इतने मुश्किलों के बावजूद आपने अपने सपने पूरे किए, आपने अपनी स्टडीज पूरी की, और आज भी आप इतना पॉजिटिवली हर चीज को फेस कर रहे हो. इट्स ऑसम रियली. एंड आज भी आप ये मतलब आपके दिमाग में ये है कि मैं दूसरों के लिए विलेज में जाके दूसरों के लिए रोशनी बनूं एक. दैट इज रियली ऑसम. So thank you so much for sharing your journey with us and coming on the podcast here. I'm truly honored. Thank you. थैंक यू सो मच मैम. दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको थोड़ी भी इंस्पायरिंग लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलिए. हो सकता है आपका ये एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जिसे उम्मीद की सख्त जरूरत हो और जिसे इस डिजीज के बारे में कुछ समझने की जरूरत है. आप सबसे फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में. Until next time, take care, goodbye and God bless.